हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन प्रतिष्ठा एकेडमी से। और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, हम त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम कब ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फलन क्या होता है, प्रतिलोम क्या होते हैं। बाकी त्रिकोणमितीय फलनों को तो आप जानते ही हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाए जाते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फलन क्या होते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि तब तक हमें नहीं पता होगा इसकी बेसिक टर्म्स का, तब तक हम आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके बेसिक की, फलन की। फलन क्या होता है, मान करके चलिए अब हमें दो समुच्चय दिए गए हैं ए और बी, तब कोई भी संबंध जो इन पर परिभाषित कर रखा है वह फलन कब कहलाएगा। हमने इसे नाम दे दिया ए और इसे नाम दे दिया बी। और मान करके चलिए यहाँ हमने कुछ गिनतियाँ लिखनी है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी हमने कुछ गिनतियाँ लिखनी है, 1 2 3 4 और 5। कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तब यह जो संबंध है ए से बी पर जो परिभाषित किया गया है, उसे फलन बनाने के लिए दो रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत होती है। हमें दो स्थितियों की जरूरत होती है, जिसमें कि पहली स्थिति होती है कि प्रांत में से प्रत्येक अवयव किसी ना किसी अवयव बी में संबंध रख रहा हो, ए का प्रत्येक अवयव किसी ना किसी से संबंध रखने वाला हो। यदि यहाँ एक भी अवयव ऐसा छूट जाएगा जो कि बी के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रख रहा है, तो उस स्थिति में यह फलन नहीं कहलाएगा। मान के चलिए 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध भी 2 से है, 4 का संबंध 3 से है। अब यदि हम इसे देखें कि यह फलन होगा या नहीं होगा, तो हमें चाहिए कि इसका प्रत्येक अवयव बी के किसी ना किसी अवयव से संबंध रखने वाला हो। और यदि हम यहाँ इस 5 को यहाँ छोड़ देते हैं, तो फिर उस स्थिति में यह फलन नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि फलन बनने के लिए यह बी में किसी अवयव से संबंध रख रहे हो। और इसमें जो दूसरा रेस्ट्रिक्शन होता है वो होता है अद्वितीय अवयव का। अद्वितीय अवयव का मतलब क्या है कि ए के कोई भी दो अवयव बी में, एक अवयव बी में किन्हीं भी दो अवयवों से संबंध ना रख रहे हों। इसका मतलब है, मान करके चलिए हमें यहाँ समुच्चय ए दे रखा है और यहाँ बी दे रखा है। यहाँ हमने लिखा 1 2 3 और यहाँ हमने लिख लिया 1 2 और 3। हम मान करके चल रहे हैं कि 1 का संबंध 1 से है और 1 का संबंध 2 से भी है, और 2 का संबंध हमने 3 से मान लिया, 3 का संबंध 2 से मान लिया। अब हमें फलन बनाने के लिए पहली स्थिति तो चाहिए कि प्रत्येक अवयव, तो आप देख रहे हैं प्रत्येक अवयव से एक तीर निकल रहा है, लेकिन साथ में दूसरा जो रेस्ट्रिक्शन है वो यह होता है कि प्रत्येक अवयव एक अद्वितीय अवयव प्रतिबिंब के रूप में रखना चाहिए। अब यदि 1 का प्रतिबिंब देखें तो 1 का प्रतिबिंब 1 भी है और 1 का प्रतिबिंब 2 भी है, जो कि यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए यदि उसे फलन बनाना है तो इस स्थिति में यह फलन नहीं होगा। जबकि दूसरी स्थिति क्या होती है, ये तो हो सकता है कि 2 का प्रतिबिंब 3 है और 3 का भी प्रतिबिंब 3 है। दो समान अवयव तो एक जैसा प्रतिबिंब रख सकते हैं, दो अलग अलग अवयव तो एक जैसा प्रतिबिंब रख सकते हैं, लेकिन एक ही अवयव दो अलग अलग प्रतिबिंब नहीं रखने वाला होना चाहिए। ऐसा तो हो सकता है कि 1 का प्रतिबिंब भी 1 है और 2 का प्रतिबिंब भी 1 है, ये तो एप्लीकेबल होता है फलन में। दो अलग अलग अवयव समान प्रतिबिंब रख सकते हैं फलन में, लेकिन एक ही अवयव दो प्रतिबिंब नहीं रख सकते हैं फलन के अंतर्गत। तो यह हो जाता है हमारा फलन। फलन बनाने के लिए किसी भी संबंध में सबसे पहली बात तो प्रांत में कोई भी अवयव नहीं बचना चाहिए जिसका प्रतिबिंब बी में ना हो, और दूसरी स्थिति में एक अवयव दो समान, या हम कहें कि एक
अवयव दो प्रतिबिंब नहीं रखने वाला होना चाहिए। प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक अवयव दो अलग अलग प्रतिबिंबों को रख रहा है, तो उस स्थिति में वह फलन नहीं कहलाएगा। अब यदि हम बात करें प्रतिलोम की, यह प्रतिलोम फलन क्या होते हैं? प्रतिलोम फलन आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि यदि हमें कोई भी फलन f दे रखा है तब इसका प्रतिलोम अस्तित्व में होता है यदि यह फलन एक ही भी हो और आच्छादक भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो एक फलन को प्रतिलोम फलन के अस्तित्व के लिए हमें चाहिए कि वह फलन एक ही भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। यदि दिया गया फलन एक ही और आच्छादक नहीं होगा तो फिर वह प्रतिलोम फलन अस्तित्व में नहीं रखेगा। इसे भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि एक ही क्या था और आच्छादक क्या था। अब एक ही का मतलब क्या होता है? मान करके चलिए यहाँ में दो समुच्चय दे रखे हैं a और b, फिर से यहाँ अवयव दे रखे हैं 1 2 3 और यहाँ दे रखे हैं a b c d। एक ही का मतलब होता है यहाँ का एक अवयव यहाँ के केवल एक ही अवयव से संबंध रख रहा हो। यहाँ का भी एक और यहाँ का भी एक ही अवयव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग अवयव एक ही प्रतिबिंब रख रहे हैं। अब ऐसा एक ही फलन में नहीं चलेगा, जबकि फलन में तो वह चल रहा था कि दो अलग अलग अवयव थे, एक ही प्रतिबिंब वह रख रहे थे। लेकिन एक ही के लिए हमें चाहिए होता है कि एक अवयव एक प्रतिबिंब। ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है, ये और किसी के साथ साझा इसे नहीं कर सकते हैं। तो हमें चाहिए एक अवयव एक प्रतिबिंब ही रखने वाला होना चाहिए। अब फलन देखिए, यहाँ कोई भी अवयव नहीं बच रहा है जिसका प्रतिबिंब नहीं है। साथ ही यहाँ ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो दो प्रतिबिंब रख रहा है। यहाँ से भी एक ही तीर जा रहा है, यहाँ से भी एक ही तीर जा रहा है और यहाँ से भी एक ही तीर जा रहा है। ऐसी स्थिति यहाँ नहीं आ रही है कि एक ही प्रतिबिंब, एक ही अवयव से दो तीर जा रहे हैं, दो प्रतिबिंब वह रख रहा है। तो इसीलिए यह जो फलन है वह एक ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ का भी एक और यहाँ के एक से ही संबंध रख रहा है। यहाँ का जो डोमेन है यहाँ पर भी कोई अवयव नहीं बच रहा है, साथ ही वह 1 1 मैपिंग बना रहे हैं। अब यदि हम पढ़ लेते हैं आच्छादक को। आच्छादक का मतलब क्या होता है? a b और c। मान करके चलिए 1 से, 2 b से और 3 c से संबंध रख रहे हैं। आच्छादक के लिए हमें चाहिए होता है कि यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं बच रहा हो खाली। एक ही फलन के लिए तो हमें चाहिए होता है कि इस तरफ कोई भी अवयव ना बच रहा हो, और आच्छादक के लिए हमें चाहिए होता है कि जो इसका परिसर है, जो इसकी रेंज है, वह कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। यहाँ कोई भी अवयव ऐसा नहीं बचना चाहिए जिस पर आकर के कोई तीर ना रुक रहा हो। अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ कोई भी ऐसा अवयव नहीं बच रहा है जो कि खाली बच रहा हो, जिस पर आकर के तीर नहीं रुक रहा हो। तो इसीलिए ये कैसा होगा? आच्छादक अवयव होगा। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान करके चलिए 1 और 2 यहाँ दे रखा है a b c। मान करके चलिए 1 का प्रतिबिंब a हो गया, 2 का प्रतिबिंब b हो गया और यहाँ रह गए c खाली। तो इस स्थिति में यह आच्छादक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान के चलिए 3 है, 3 का प्रतिबिंब भी b ही है, तब इस स्थिति में c रह जाते हैं खाली। इसीलिए यह आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि आच्छादक बनाने के लिए हमें चाहिए होता है कि यहाँ कोई भी अवयव खाली नहीं बच रहा हो, सभी पर एक एक तीर कम से कम आकर के रुक रहे हों, यह किसी ना किसी अवयव के पूर्व प्रतिबिंब का काम कर रहे हों। और फलन तो यह है ही, क्योंकि यहाँ का कोई भी अवयव खाली नहीं बच रहा है जहाँ से तीर नहीं जा रहा हो। अब ये एक ही है या नहीं है वो अलग बात है। अब तो हम केवल समझ रहे हैं आच्छादक को। 1 का 1 के साथ, 2 का b के साथ, 3 का b के साथ। इस स्थिति में यह आच्छादक नहीं होगा, ये आच्छादक होगा। लेकिन प्रतिलोम के लिए हमें चाहिए होता है कि दिया गया फलन एक ही भी हो और आच्छादक भी हो। अब यदि हम पहले वाले एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ एक अवयव बच रहे हैं जो कि आच्छादक नहीं है। जब आच्छादक नहीं है तो इसका मतलब है प्रतिलोम यह नहीं रखेंगे।
यदि हम इस वाले एग्जाम्पल को देखें तो भी यहाँ एक अवयव बच रहे थे, यह भी आच्छादक नहीं है, इसका मतलब है यह भी प्रतिलोम नहीं रखेंगे। लेकिन अगर हम स्थिति नंबर 2 को देखें तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ से केवल एक एक तीर जा रहे हैं, एक एक ही हो गए, सभी अवयवों से एक एक तीर जा रहे हैं, और यहाँ पर आपके कोडोमेन में भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बच रहा है जिस पर कोई तीर आकर के नहीं रुक रहा है, इसका मतलब है यह आच्छादक भी है। तो इस स्थिति में यह प्रतिलोम रख सकते हैं। ये स्थिति हमें क्यों चाहिए होती है? क्योंकि प्रतिलोम का मतलब होता है कि यदि यह x दे रखा है और यह fx दे रखा है तो प्रतिलोम में यह बन जाएंगे y और यह बन जाएंगे x। और जब हम इनका प्रतिलोम लिखेंगे, मान करके चलिए हम पहले इनका प्रतिलोम लिख करके बताते हैं, तब इनके प्रतिलोम में आपको क्या मिलेगा, a b c आ जाएंगे इस तरफ और 1 2 3 आ जाएंगे इस तरफ। तब 1 का 1, b का 2 और 3 दोनों से संबंध, और c रह जाएंगे खाली। तब यदि हम इसके प्रतिलोम फलन को लिख करके देख रहे हैं तो अब यह फलन भी होना चाहिए, क्योंकि नाम होता प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम भी एक फलन ही होना चाहिए। अब फलन होने के लिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं बचना चाहिए था, लेकिन यहाँ अवयव बच रहा है। साथ ही दूसरी स्थिति होती है कि एक अवयव किन्हीं भी 2 अवयवों से संबंध नहीं रखना चाहिए, हर एक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। और यहाँ तो दूसरी स्थिति भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एक ही अवयव 2 अलग अलग अवयवों के साथ संबंध रख रहा है, तो इसीलिए इसका जो प्रतिलोम है वह फलन नहीं होगा यदि वह एक एक ही आच्छादक नहीं है। लेकिन अगर आप इस केस में देखेंगे, इसका प्रतिलोम भी यदि हम लिख लें तो भी प्रत्येक अवयव एक प्रतिबिंब रख रहा होगा, साथ ही सारे के सारे जो अवयव हैं उन पर एक एक तीर आकर के रुक भी रहा होगा। कोई भी अवयव ऐसा नहीं है डबल इमेज रख रहा है, इसीलिए इनका जब प्रतिलोम हम निकालेंगे तब वह एक फलन ही हमें देगा। तो इसीलिए प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए जो कंडीशन होती है एक एक ही आच्छादक, वह मस्ट होती है, क्योंकि यदि इनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी तो तब हम उसका प्रतिलोम जब लिखेंगे तो फिर वह फलन नहीं कहलाएगा, जबकि हमें चाहिए होता है कि वह प्रतिलोम फलन हो। अब बात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय फलनों की। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं साइन एक्स का। तो हमने यहाँ लिख लिया y बराबर साइन एक्स, एफ एक्स जो है वो हमने परिभाषित किया है बराबर साइन एक्स से। अब यदि इसके लिए हम देखें ये किस रूप में आने वाला है, यहाँ लिखे जाने हैं x और यहाँ लिखे जाने हैं y बराबर साइन एक्स। अब यदि हम यहाँ x के मान रखते जाएं और y के मान जो हमें प्राप्त होते रहेंगे उन्हें हम यहाँ लिखते जाएंगे। मान के चलिए x का मान हम 0 रख लेते हैं, तब y बराबर साइन एक्स में साइन 0 का मान होता है 0 के बराबर। इसका मतलब है जब हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमें 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से साइन में आप और कुछ मान रख लीजिए, मान करके चलिए हम रख लेते हैं π/2 90 अंश, तब साइन 90 का मान कितना मिलेगा 1 के बराबर। तो x का मान π/2 रखने पर हमें मिल जाता है y का मान 1। अब मान करके चलिए हम रख लेते हैं पाई 180 अंश, तब आप देखेंगे साइन 180 अंश का मान बराबर होता है 0 के, तो फिर से पाई हमें कितना देगा 0 के बराबर मान देगा। यदि हम रख लेते हैं 2 पाई तो 2 पाई 360 अंश पर भी मान कितना मिलेगा हमें 0 ही मिलेगा। इसी तरीके से हम बहुत सारे मान रख सकते हैं और यहाँ साइन एक्स के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यह हो जाते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में। अब आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ जो अवयव हैं 0, उसी के साथ पाई और 2 पाई, 3 अलग अलग अवयव एक ही प्रतिबिंब 0 रख रहे हैं, और बाकी π/2 के साथ वाले भी और मान हमें ऐसे मिल जाएंगे जो कि मान 1 रख रहे होंगे, और बाकी और भी हमें मान मिलने वाले हैं। लेकिन यदि हमें इन त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम ज्ञात करना है तो स्थिति हमें चाहिए होती है कि वह एक एक ही भी हो और आच्छादक भी हो। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 अलग अलग अवयव एक ही प्रतिबिंब रख रहे हैं, इसका मतलब है यह अभी इस स्थिति में एक एक ही तो नहीं है। आच्छादक के लिए वो डिपेंड करता है कि हम रेंज क्या ले रहे हैं। बाकी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए एक फिक्स्ड डोमेन प्रांत होता है जिनमें हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं डोमेन में जिन पर
की है जो फलन होते हैं यह हमें अपरिभाषित मान दे देते हैं। साइन और कॉस में तो ऐसा कोई मान नहीं है, साइन और कॉस तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित होते हैं। लेकिन यदि हम लेकर के चलें टैन में, कॉट में, सेक और कोसेक में, तो वहाँ कुछ मान ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें एफ का मान अपरिभाषित मिलता है। तब उन मानों को हम डोमेन में, प्रांत में सम्मिलित नहीं करते हैं। हम उन डोमेन और रेंज को भी देख लेते हैं जो जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए डिफाइन की जाती हैं। और साथ ही आप यहाँ देख रहे हैं, अगर हम जनरल डोमेन में ये फलन लेते हैं तो वह एक एक ही आच्छादक नहीं होते हैं। अब जब एक एक ही आच्छादक नहीं होते हैं तो इस स्थिति में तो हम अभी त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम ज्ञात करके नहीं बता सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तरीका तो हमें निकालना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम हम कैसे निकाल पाएँ? या तो इनके प्रांत को कुछ छोटा किया जाए, इनके परिसरों को कुछ सीमित कर दिया जाए, तो शायद हम इनके प्रतिलोमों को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल डोमेन और रेंज क्या होती हैं त्रिकोणमितीय फलनों की। ये होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलनों के लिए प्रांत और परिसर के मान। यहाँ हमने लिखे हैं डोमेन और यहाँ हमने लिखे हैं रेंज। यह हो जाते हैं प्रांत और इधर तरफ वाले हो जाते हैं परिसर। साइन के लिए प्रांत का मान वास्तविक संख्या है, मतलब हम कोई भी मान यहाँ लगा सकते हैं। और इनके जो परिसर का मान होता है वह -1 से +1 के बीच में होता है, क्योंकि साइन फलन में सबसे छोटा मान -1 होता है। -1 से छोटा मान कभी आपको नहीं मिलेगा साइन में, और 1 से बड़ा मान भी कभी भी आपको साइन के अंदर नहीं मिलने वाला है। हमेशा जो भी मान आपको मिलेंगे वो -1 से +1 के बीच में ही मिलेंगे। इसी तरीके से कॉस के लिए, कॉस में भी प्रांत में हम कोई भी वास्तविक संख्याओं में से रख सकते हैं और उनका जो परिसर होता है वह -1 से 1 के बीच में होता है। वही स्थिति होती है जिस तरीके से साइन में होती है। यहाँ पर भी -1 से छोटा मान कोई प्राप्त नहीं होने वाला है आपको, और 1 से बड़ा मान भी आपको कोई प्राप्त नहीं होने वाला है। अब बारी आ जाती है टैन की। अब टैन में यहाँ जो डोमेन का मान लिखा हुआ है वो लिखा है R में से घटा करके π/2 के ओड मल्टीपल, उनके गुणांकों को यहाँ हमने घटा दिया है। अब क्यों घटाया है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये टैन होते हैं यह बराबर होते हैं tan x बराबर sin x बटे cos x के। अब जब भी कोई मान हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है तो वहाँ स्थिति होती है कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि यह मान 0 हो जाएगा तो यह जो दिया गया फलन है फिर वह अनंत हमें मान देगा, और अनंत तो एक अस्तित्व में नहीं होने वाला मान है। ये जो अनंत राशि है यह तो अभी अस्तित्व में है ही नहीं, इसे तो हम जानते ही नहीं है अनंत कहाँ है, कैसा है। तो इसीलिए इनमें से कुछ मान यहाँ घटा दिए गए हैं जहाँ पर कि cos x का मान 0 आ रहा होगा। अब cos x 0 कहाँ कहाँ होते हैं? ये जो n है ये यहाँ पूर्णांक से संबंध रख रहे हैं, कोई भी पूर्णांकीय मान रख सकता है। मान करके चलिए हम यहाँ n का मान 0 रख लेते हैं, पूर्णांकीय मान रख लिया, तब आपको यहाँ मिलेगा π/2। अब यदि आप cos का मान π/2 पर चेक करके देखें, मतलब cos 90 का मान यदि आप निकालें तो cos 90 का मान कितने के बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। और जब 0 से भाग करेंगे हम तो tan x का मान हमें मिल जाएगा अपरिभाषित, जो कि हम नहीं रख सकते हैं रेंज में, क्योंकि अपरिभाषित तो अस्तित्व में होता ही नहीं है। इसी तरीके से जब आप n का मान 1 रखोगे फिर से हमें उसका मान 0 मिलने वाला है। इसीलिए tan के डोमेन में से उन मानों को निकाल दिया जाता है जिस पर tan हमें अपरिभाषित मान दे रहे होते हैं। हम केवल उन्हीं मानों को रखते हैं डोमेन में जिनके लिए हम उनका प्रतिबिंब ज्ञात करके बता सकते हैं। जिनके प्रतिबिंब अस्तित्व में नहीं है, जिन मानों के लिए, उन्हें हम डोमेन में से निकाल देते हैं। और बाकी यदि आप इसका परिसर देखेंगे तो परिसर में कोई भी वास्तविक संख्या आपको आंसर में मिलने वाली है। इसी तरीके से कॉट के लिए देखें तो कॉट जो होता है वह बराबर होता है cos x बटे sin x के। और फिर से ये अंश बटे हर के रूप में आ गया, और हमें इसे परिभाषित होने के लिए चाहिए कि इसका जो मान है, हर का जो मान है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, sin x 0 नहीं होना चाहिए। और sin x 0 कब होता है? जबकि वह पाई का कोई भी गुणांक रह रहा हो। मान करके चलिए यहाँ n जो है फिर से पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि हम यहाँ 0 रख लेते हैं तो sin 0 का मान 0 मिलेगा। फिर से 0 से भाग करने पर कॉट कैसा हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। 1 पाई का मान निकालते हैं, sin 180 का मान फिर से 0 मिलने वाला है। cos
इसी तरीके से साइन 2 पाई का मान, 3 पाई, 4 पाई, जितने भी आप पाई के गुणांक रखने वाले हैं यहाँ सभी के लिए आपको साइन का मान 0 मिलने वाला है और जिससे हमें कॉट एक्स का मान अपरिभाषित मिलने वाला है। इसीलिए इस कॉट के फलन के लिए इसके डोमेन में से उन मानों को बाहर निकाल दिया जाता है जिन पर कॉट हमें अपरिभाषित मान दे रहे होते हैं। फिर से इनके परिसर में कोई भी वास्तविक संख्या आपको मिल सकती है सेक। अब क्योंकि सेक बराबर होते हैं 1/cos और 1/cos के लिए cos 0 नहीं होना चाहिए और cos 0 कब होता है, जबकि वह π/2 का ओड मल्टीपल रहा हो। तो इसीलिए हमने फिर से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से π/2 के ओड मल्टीपल्स को बाहर निकाल दिया है जिनके लिए सेक हमें अपरिभाषित मिलने वाले हैं। इनका जो मान हमें मिलेगा परिसर में वह मिलेगा r में से -1 से लेकर के 1, -1 और 1 के बीच के मानों को निकाल करके। अब ये जो परिसर आया है वो हमें कैसे मिला है, यदि आप सेक को देखेंगे तो सेक बराबर होते हैं 1/cos के, सेक एक्स बराबर होता है 1/cos x के और जो cos x का परिसर होता है वह है -1 से लेकर के 1 तक। मतलब -1 से शुरुआत करके 1 तक के बीच में कोई भी मान आप रख लें वो सभी cos के परिसर में आने वाले हैं। यदि हम इनकी लिमिट देखें -1 से यदि आप भाग करेंगे तो हमें मिलने वाला है -1, मतलब सेक में -1 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि हम 1 से भाग करेंगे तो हमें 1 भी मिल जाना है। लेकिन जैसे ही हम -1 से 1 के बीच में भाग करेंगे, क्योंकि अब cos x 0 के बराबर तो होना नहीं है, ये जो cos x है ये हमें नहीं मिलने वाला है, ये जो मान है ये हमें यहाँ नहीं चाहिए हैं, 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो यदि आप इन दोनों के बीच का कोई भी मान यहाँ रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब भी हम 1 में भाग करेंगे, अब -1 और 1 के बीच में जो मान हमें मिलेंगे वो पॉइंट में ही मिलेंगे, चाहे वह माइनस में मिल रहे हैं चाहे प्लस में मिल रहे हैं। और जब भी 0 पॉइंट वाली राशि से हम भाग करते हैं तो ये जो मान हमें आंसर में मिलता है वो हमेशा 1 से बड़ा ही आपको मिलेगा। जिस भी राशि में हम भाग कर रहे हैं उससे आपको बड़ा ही मान मिलने वाला है। और -1 और 1 के बीच में जो मान हैं जो 0 वाले होते हैं वे आपको कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम हमेशा भाग कर रहे होंगे -1 से 1 तक के मानों से। तो यहाँ -1 से भाग करेंगे -1 मिल जाएगा, 1 से भाग करेंगे 1 मिल जाएगा, और यदि इसके बीच वाले मानों से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा सदैव इनसे बड़ा ही मान, या तो -1 से बड़ा मिलेगा या फिर 1 से बड़ा मिलेगा। तो इसीलिए इसके परिसर में हम लिखते हैं r में से निकाल करके -1 से और 1 के बीच के मानों को, क्योंकि ये मान हमें कभी भी इस परिसर में नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि जब भी आप मान करके चलिए हमने 0.5 से भाग किया, चाहे माइनस में किया चाहे प्लस में किया, तो हमेशा आपको जो आंसर मिलने वाला है वो या तो -2 मिलेगा या +2 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी मान -1 और 1 के बीच में नहीं मिलने वाला है। इसी तरीके से बिल्कुल यही फंडा होता है कोसेक के लिए। कोसेक के लिए भी जो रेंज होती है 1/sin, और साइन की जो रेंज है -1 से 1। फिर से हम भाग करके बताएंगे तो -1 और 1 के बीच में कोई भी मान आपको नहीं मिलने वाला है। अब -1 भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये यहाँ सम्मिलित हैं, तो जब इनके डिवीज़न में इन्हें रखेंगे तो ये यहाँ सम्मिलित नहीं होंगे। तो r में से घटा देंगे -1 से लेकर के 1 तक के मान। इसके बाद हम सीख लेते हैं साइन एक्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके, कि साइन एक्स का जो ग्राफ आता है वो कैसा बनता है। उसको हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बनाने के लिए उसे किस रेंज में तो यहाँ हमने बनाया है y बराबर साइन एक्स के लिए ग्राफ। यह हमने लिया है x अक्ष और यह लिया है y अक्ष। यहाँ जो हमने x के मान लिए हैं वो रेडियन में लिए हैं, और बाकी जो y के मान हमें मिलने वाले हैं वो हमें वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से मिलने वाले हैं। क्योंकि जो अभी हमने आपको डोमेन और रेंज बताए थे वहाँ हमने लिखा था कि जो उनका डोमेन है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो वास्तविक संख्याओं में तो ये मान भी हमें मिलने वाले हैं, और इनका जो रेंज हमें मिलेगा वह मिलेगा -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब है -1 से नीचे कभी इनका ग्राफ नहीं जाएगा और 1 से ऊपर भी इनका ग्राफ कभी भी नहीं जाएगा। यहाँ x के मान हमने लिए हैं 0, π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई। इसी तरीके से यहाँ माइनस में मान लिए गए हैं।
यदि हम x की जगह पर 0 रखते हैं तो साइन 0 का मान होता है 0 के बराबर, इसलिए ये आ गया यहाँ पॉइंट। इसी तरीके से यदि हम साइन π/2 का मान निकालेंगे x की जगह π/2 रखने पर तो वह होता है 1 के बराबर, इसीलिए यहाँ ये जो पॉइंट है वो 1 दिखाया गया है। उसके बाद यदि हम पाई पढ़ लेते हैं तो साइन पाई का मान होता है 0 के बराबर, इसलिए फिर से यह x अक्ष पे आ गया है। 3π/2 मान यदि हम रखने वाले हैं तो भी हमें कितना मिलने वाला है वो, क्योंकि जो साइन 270 अंश का मान होता है वह होता है -1 के बराबर, इसीलिए हमने यहाँ इसे नीचे की तरफ बनाया है -1 में। इसी तरीके से यह आगे मान चलते रहेंगे। यदि हम माइनस दिशा में बात करें तो माइनस में 90 अंश रखने पर यह मान हमें देने वाले हैं -1, इसलिए यह ग्राफ नीचे की तरफ आया है। जैसे ही हम इसका मान -π रखेंगे तब भी मान हम यहाँ रखने वाले हैं -π, तो यह हमें मिलेगा 0, 2π, जो भी हमारी इंटीजर वैल्यू के मल्टीपल होते हैं 1π, 2π, 3π, चाहे वह माइनस में है चाहे प्लस में है, सभी पर मान हमें 0 ही मिलेगा। जैसे 0, 1π, 2π, -1π, -2π, सभी पर मान आपको यहाँ 0 ही मिलने वाला है। -3π/2 रखेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1 के बराबर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट वैल्यू है 1 और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई -1। साथ ही यदि हम इस पूरी ब्रांच को यहाँ देख रहे हैं, एक पॉइंट यदि हम ले रहे हैं 1, तो 1 आप देख रहे हैं एक बार यहाँ 1 आ रहा है, एक बार यहाँ 1 आ रहा है, ऐसे ही जैसे जैसे हम ग्राफ को आगे बढ़ाते जाएंगे 1 हमें बहुत बार मिलने वाला है। इसी तरीके से -1 भी हमें इस दिशा में भी मिलेगा, इस दिशा में भी मिलेगा, सभी में बहुत बार हमें मिलने वाला है। अब यदि हमें इस फलन को एक ही आच्छादक बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई हम फिक्स्ड रेंज ले लें। यदि हम देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने क्यों ली है, क्योंकि जो हमारा साइन के लिए रेंज होता है वो होता है -1 से 1, और -1 से लेकर के 1 तक का जो कवरेज है वो यहाँ आपको पूरा मिलने वाला है। और साथ ही यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी जो रिपीट हो रही होगी। 0 से π/2 डायरेक्ट चल रहे हैं हम, 0 से -π/2, कोई भी ऐसा नहीं है कोई भी वैल्यू यहाँ फिर से आ रही होगी, रिपीटिशन हो रहा होगा। तो ये जो हमारा इंटरवल हमें मिला है ये नहीं है यहाँ से ये जो ग्राफ हमें मिल रहा है इतने पोर्शन में, इसमें ना तो हमारा x ही रिपीट हो रहा है और ना ही हमारा y ही रिपीट हो रहा है। इसीलिए इस वाले इंटरवल में ये जो फलन हमने लिखा है वह 1 भी होगा और ऑन2 भी होगा, एक ही भी हो जाएगा और आच्छादक भी हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बनाने के लिए। अब आप कहेंगे कि ये जो रिपीटिशन यहाँ हो रहा है तो इस तरीके का रिपीटिशन तो हमारा इस इंटरवल में भी नहीं होगा। अब यदि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ब्रांच आप ले लें तो फिर से आप देखेंगे कोई भी वैल्यू ऊपर रिपीट नहीं हो रही है और ना ही नीचे रिपीट हो रही है। ऐसी जो वैल्यू है फिर से वो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ जा कर के, बाकी इतने भाग में हमें कोई भी वैल्यू रिपीट होकर के नहीं मिलेगी। तो आप चाहें तो इस वाले इंटरवल को भी ले सकते हैं 1 1 on 2, इसी तरीके से हम इस इंटरवल को भी ले सकते हैं और इस तरीके से हम बहुत सारे इंटरवल्स यहाँ बना सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारा रेंज पार्ट होता है वो होता है -1 to 1, और जो इंटरनेशनल सिस्टम में रेंज तो हमें सभी से -1 to +1 ही मिलने वाली है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में इसी को हम प्रिंसिपल ब्रांच मानते हैं, मुख्य शाखा इसी को माना गया है। बाकी अगर किसी और ब्रांच में हम निकाल रहे होंगे तो वो क्वेश्चन में भी आपको अलग से लिख के देंगे कि x यहाँ से बिलोंग करता है। अगर लिख करके नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो ये फलन है साइन x वो हमेशा प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से +π/2 पर ही आपको डिफाइन करके दे रखा होगा। तो इस ब्रांच के लिए, इस तरीके के इंटरवल के लिए ये जो फलन हो जाता है वह एक और आच्छादक भी हो जाता है। कौन से इंटरवल के लिए हमने लिखा है साइन x हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं -π/2 से +π/2, और जो रेंज हमें मिली है वो -1 से 1 के बीच में मिली है। अब चूंकि यहाँ ये एक और आच्छादक दोनों हैं तो इसलिए इसका जब इन्वर्स हम डिफाइन करेंगे तो उसे हम डिफाइन कर देंगे, इसे तो बना लेंगे डोमेन -1 से 1 और इसे बना लेंगे हम रेंज -π/2 से +π/2। तो यह हो जाता है हमारा त्रिकोणमितीय फलन का इन्वर्स, प्रतिलोम फलन। इसी तरीके से हम बाकी त्रिकोणमितीय फलनों के लिए भी प्रतिलोम के लिए एक रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ये कहलाते हैं रेस्ट्रिक्शन। हमने इनकी जो डोमेन रेंज है इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है
एक बाउंड रीजन में रख दिया है, जिससे कि ये जो फलन हैं ये कैसे बन जाएं, एक एक की ओर आच्छादक बन जाएं। इसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन हमें सभी फलनों पर इस्तेमाल करना है, जिसे हम आपको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बता देते हैं कि साइन एक्स के बाद कॉस टेन, कॉट सेक और कोसेक के लिए क्या हमें डोमेन लेना है और क्या परिसर लेना है, जिसमें कि हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को डिफाइन करके बता सकते हैं। बाकी हम सभी में स्पेशली बात करने वाले हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, मुख्य मान ब्रांच की ही बात करेंगे, जो कि हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही पढ़ लेना है। यहाँ लिखे गए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परिसर। पहला लिखा है y बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन का प्रतिलोम फलन, उसके लिए प्रांत आपको मिलने वाला है -1 से 1 और परिसर -π/2 से लेकर के +π/2, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, मुख्य मान शाखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। y बराबर कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी प्रांत वही रहने वाला है, लेकिन जो परिसर का मान है वो 0 से π हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स के लिए प्रांत हम वास्तविक संख्याओं में से कोई भी मान ले सकते हैं और परिसर में -π/2 और +π/2 के बीच के मान हमें लेने हैं। यहाँ -π/2 और +π/2 इंक्लूड होते हैं, यहाँ शामिल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ यह शामिल नहीं किए जाते हैं। इन दोनों में यही रिलेशन है, साइन में दोनों के परिसर आप देखेंगे। इसी तरीके से कॉस और कॉट में भी 0 और पाई यहाँ सम्मिलित हैं, यहाँ 0 और पाई सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले मान में जब हमने आपको डिवाइड करके बताया था, क्योंकि कॉट बराबर होता है कॉस बटे साइन के, जहाँ साइन का मान 0 के बराबर हमें मिल रहा होगा, हम उन मानों को नहीं लेंगे, क्योंकि साइन 0 का मान भी 0 होता है और साइन पाई का मान भी 0 के बराबर ही होता है, इसलिए हम इन दोनों मानों को यहाँ एक्सक्लूड कर देते हैं, शामिल नहीं करते हैं। इसी तरीके से tan में भी, tan में बराबर होता है साइन बटे कॉस, और जहाँ पर भी कॉस हमें 0 मान दे रहे होंगे इस इंटरवल में, 0 मान हमें मिलेगा -π/2 पे भी और π/2 पे भी। कॉस 90 का मान भी 0 होता है और कॉस में -90 हम चलेंगे तो भी उसका मान हमें 0 ही मिलने वाला है, इसलिए यहाँ इन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता है, इनके बीच के ही मान लिए जाते हैं। सेक में सेक इनवर्स एक्स के लिए 1/cos, जहाँ cos 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 कहाँ होगा, 0 से पाई में, क्योंकि 0 से पाई के बीच में केवल π/2 ही एक ऐसा मान होता है जहाँ पर आपको cos 0 मिलने वाला है, इसीलिए यहाँ π/2 को यहाँ से हटा दिया जाता है। और अब हमें यहाँ क्योंकि इन्वर्स बढ़ रहे हैं, इसलिए जो मान हमने डोमेन में लिख के बताए थे वो अब हमें रेंज में मिलने वाले हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे कि हमने पीछे डिफाइन किया था, r में से माइनस कर दिया जाता है। जो r होता है उसमें से हम माइनस कर रहे थे -1 से लेकर के 1 तक का मान, मतलब -1 से बड़े मान हो सकते हैं, -1 से बड़े मतलब इस दिशा में मान हो सकते हैं, -1 से छोटे मान -अनंत की तरफ, और यहाँ 1 से बड़े हो सकते हैं, -1 से इस तरफ जाएंगे और 1 से इस तरफ जाएंगे, बीच वाले मानों को हमें नहीं लेना है, इसलिए यहाँ लिखा गया है -अनंत से -1 तक के मान और 1 से अनंत तक के मान। कॉसेक के लिए 1/sin, जहाँ साइन 0 नहीं होना चाहिए, साइन 0, इन दोनों के बीच में यह मान 0 ही यहाँ पड़ता है, जिसके लिए साइन 0 होता है, इसलिए यहाँ से 0 को निकाल दिया जाता है। फिर से उसके लिए वही इंटरवल था कोसेक के लिए जैसा कि सेक के लिए था, इसलिए इसके लिए दोनों के प्रांत बिल्कुल एक जैसे ही रखे गए हैं। बाकी अगर हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताना हो तो जैसे हमने साइन का ग्राफ बनाया है, यदि हम इस ग्राफ को इन्वर्ट कर देते हैं, जो काम हमने एक्स एक्सिस पे किया है उसे हम वाई एक्सिस पे करते हैं, और जो काम हमने वाई पे किया है उसे एक्स एक्सिस पे करते हैं। जैसे कि मान करके चलिए हम इसे इस तरीके से रोटेट कर देते हैं, और क्या चेंज कर देते हैं, यहाँ इसे कर देते हैं एक्स एक्सिस और इसे कर देते हैं वाई एक्सिस, क्योंकि साइन इन्वर्स में जो हमारा डोमेन है, जो एक्स एक्सिस पे हमें लिखने हैं वो -1 to +1 वाली वैल्यू लिखनी है। -1 से +1 वाली वैल्यू अब हमें एक्स एक्सिस पे लिखनी है, साइन इन्वर्स के लिए यहाँ एक्स एक्सिस हो जाएगा, और जो भी हमें रेंज मिलने वाली है वो इस टर्म में मिलने वाली है, -π/2 to +π/2। तो ये वाला जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक का, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे अपना वाई एक्सिस पे, ये हो जाएगा साइन इन्वर्स के लिए वाई एक्सिस। तो ये हो जाता है इन्वर्स के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कुछ नहीं करना है, केवल एक्स और वाई एक्सिस को आपस में एक्सचेंज कर देना है, बाकी ग्राफ आपका ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है। इसमें कुछ नोट पॉइंट्स और हैं। इसमें नंबर 1 नोट पॉइंट होता है कि जब कभी भी हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की किसी भी शाखा का उल्लेख करके ना दे रखा हो कि ये जो हमें लेनी है वैल्यूज़ वो किस रेंज में लेनी है,
-π/2 टू +π/2 लेनी है, या फिर +π/2 टू 3π/2 लेनी है, या उससे आगे की वैल्यूज़ लेनी है, तो हमें क्या करना है? तो हमें उस केस में इस प्रतिलोम फलन के लिए ये जो हमने मुख्य मान शाखा रखी हैं उन्हीं को ही इस्तेमाल करना है और कोई इसमें नहीं ऐड कर लेना है। और जो हमें मुख्य मान में स्थित मान होते हैं उनके लिए हमें क्या कर लेना है? उन्हें ही हम कहते हैं मुख्य मान। कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है, यदि उसकी जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो मुख्य मान शाखा में स्थित है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मुख्य मान कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू फॉर गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साथ में एक और ध्यान देने वाली बात है यहाँ कि जो साइन इनवर्स एक्स होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन एक्स का होल इनवर्स है ये। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ये जो साइन एक्स का होल इनवर्स होता है उसका मतलब होता है 1/sin x। साइन इनवर्स एक्स तो हम बिल्कुल चेंज कर रहे हैं, डोमेन रेंज को आपस में हमने इंटरचेंज कर दिया, लेकिन यहाँ ये जो साइन एक्स का होल इनवर्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं साइन एक्स के व्युत्क्रम को, प्रतिलोम को नहीं, व्युत्क्रम को। बाकी और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी यही है, कॉस एक्स का होल इनवर्स इक्वल नहीं होगा कॉस इनवर्स एक्स के। ये आपस में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इक्वल नहीं होने वाले हैं। तो अब जब हमने सभी के लिए मुख्य मान शाखा पढ़ ही ली है, सभी इनवर्स फंक्शंस के लिए, क्या हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होने वाली है? क्या वैल्यूज़ हमें y की ले लेनी है इंटरवल में, क्या वैल्यू, किस इंटरवल से हम वैल्यू ले सकते हैं? तो उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि हमें बताने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मुख्य मान ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मान करके चलिए हमने क्वेश्चन लिया कि साइन इनवर्स 1/√2 का मान, प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान ज्ञात करके बताइए। और जब भी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे होंगे हमसे पूछा जाएगा मुख्य मान हमें बताइए, तो जो भी हम y के मान लेने वाले हैं वो हमेशा मुख्य मान शाखा के बीच में ही होना चाहिए। यदि हम इसके बाहर वाली वैल्यूज़ ले रहे हैं तो फिर उसे मुख्य मान में नहीं गिना जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं गिना जाएगा, उसे आपका गलत माना जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है? हमें जो भी फलन दे रखा है उसे हम मान लेते हैं y के बराबर। अब यदि हम साइन इनवर्स को सरफ लेकर के जाएंगे तो यह उधर जा कर के हो जाएंगे साइन, तो यहाँ हो जाता है 1/√2 बराबर साइन y। यदि हम इसे पलट करके लिख लें तो साइन y बराबर 1/√2। अब 1/√2 साइन में कितने रेडियन का मान होता है ये भी हमें पता है, 1/√2 मान होता है साइन π/4 का। तो इसलिए हम 1/√2 को बदल करके लिख सकते हैं साइन π/4। और साथ ही आप ये चेक करेंगे कि ये जो साइन के अंदर मान लिखे हुए हैं, क्या यह मान हमारे मुख्य मान शाखा में उपस्थित हैं? यदि उपस्थित हैं तो हम सीधे सीधे तुलना करके y का मान निकाल लेंगे, और यदि यह मान हमारी मेन ब्रांच से नहीं रिलेट कर पाती है तो फिर हमें इसे चेंज करना होता है, मुख्य मान शाखा में इसे पहले लाना होता है और उसके बाद हम इनका कंपैरिजन करके y फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चूंकि इनका जो रेंज हमें पता है साइन इनवर्स का, वो बराबर होता है -π/2 से +π/2, और जो यहाँ हमें वैल्यू मिल रही है π/4 वो इस रेंज से बिलोंग भी कर रही है। अब जब ये वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच से इसमें प्रिंसिपल ब्रांच में प्रेजेंट है तो इसीलिए बाय कंपैरिजन हमें मिल जाता है। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे साइन y बराबर साइन π/4 का, तो y हमें मिलने वाला है π/4 के बराबर। तो इसीलिए जो साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान हमसे पूछा गया था वह हमें मिल जाता है y बराबर π/4। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम समझ लेते हैं साइन में ही। साइन इनवर्स माइनस में 1/2 का मुख्य मान हमसे पूछा गया है। फिर से वही प्रोसीजर, हम गिवन फंक्शन को मान लेते हैं y के बराबर। यदि हम साइन को सरफ लेकर के जाएंगे तो हमें मिल जाएगा साइन y बराबर -1/2।
यदि हम माइनस को बाहर ही रखें, केवल 1/2 को देखें, तो 1/2 साइन π/6 के मान होते हैं। साइन 30 का मान 1/2 के बराबर होता है। साथ ही साइन में माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो हम उसे बदल करके साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ASTC रूल के अकॉर्डिंग साइन माइनस थीटा बराबर होते हैं माइनस के साइन थीटा के। अब हम फिर से चेक कर लें कि ये जो वैल्यू हमें मिली है साइन के आगे लिख करके, क्या ये हमारी रेंज जो होती है, साइन की रेंज होती है माइनस के π/2 से प्लस के π/2, क्या ये इसमें बिलोंग करेगी? अब माइनस के π/6, माइनस के π/2 और π/2 के बीच में पढ़ ही जाना है, मतलब ये इससे बिलोंग कर रहा है। अब चूंकि माइनस के π/6 बिलोंग कर रहे हैं, कैसे बिलोंग कर रहे हैं? क्योंकि माइनस के π/6 का मतलब है माइनस के 30 अंश, और यदि हम इन दोनों को बदल करके लिखेंगे तो इसका मतलब होता है माइनस के 90 से प्लस के 90 अंश के बीच। तो -90 और प्लस के 90 के बीच में -30 पड़ जाते हैं। इसका मतलब है ये इस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं। फिर से यदि हम कंपैरिजन कर लेते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है माइनस के π/6, जो कि गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मेन वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू माना जाएगा। कुछ और क्वेश्चन साइन के अलग कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। मान करके चलिए कॉस इनवर्स √3/2 हमें दिया गया है, उसका मुख्य मान हमसे पूछा गया है। मान करके चलें यह मान हमें y के बराबर दे रखा है, तब कॉस को इधर लेकर के जाएंगे तो यह मान हमें देंगे कॉस y बराबर √3/2। हमने कॉस का उधर लेकर के चले गए, इनवर्स वाला जो फंक्शन है जब हम उसका पक्षांतर कर रहे हैं तो वह हमें देंगे कॉस y बराबर √3/2। अब ये जो √3/2 होते हैं, कॉस में कितने अंश के मान होते हैं? तो इस वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए आपको ज़रूरत है कि जो वैल्यूज़ वाला चार्ट होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, कि सभी के लिए 0 अंश के लिए क्या वैल्यू होती है, π/2 के लिए क्या होता है, π/3 के लिए, π/6 के लिए, π/4 के लिए, जो भी वैल्यूज़ आपकी टेबल में दे रखी होती हैं उन्हें आप लर्न कर लें, क्योंकि यदि आपको ये वैल्यूज़ लर्न होंगी तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। तो ये जो √3/2 मान होता है, ये होता है कॉस 30 अंश का। 30 अंश का मतलब है π/6 रेडियन। तो √3/2 को हम बदल करके लिख सकते हैं कॉस में π/6। अब कॉस की रेंज हम देख लें कि कॉस की रेंज क्या हमने आपको बताई थी। हमने जो कॉस की रेंज आपको बताई है वह बताई है 0 से π के बीच में। अब ये चेक करना है कि जो वैल्यू हमने निकाली है वो 0 से π के बीच में पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगी। 0 और 180 अंश के बीच में ही मिलता है 30 अंश। तो इसका मतलब है कि ये जो रेंज होती है कॉस वाले फंक्शन की, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x, वो होती है 0 से π, और ये जो वैल्यू हमें मिली है वो भी बिलोंग कर रही है 0 से π के लिए। इसीलिए अगर हम इनका कंपैरिजन कर लेते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी π/6, जो कि होगा हमारे गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें जो हमें प्रिंसिपल वैल्यू है वो डायरेक्टली नहीं मिलने वाली है, हमें कुछ चेंजेस वहाँ करने पड़ेंगे उसे रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाने के लिए। तो क्वेश्चन हमने लिखा है कॉट इनवर्स -1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकाल करके बतानी है। इसका जो मुख्य मान है वह हमें ज्ञात करके बताना है वो कितना होने वाला है। तो हम फिर से मान लेते हैं कि जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं वह बराबर है y के। यदि हम कॉट का पक्षांतर इस तरफ कर देते हैं तो हमें मिलेगा कॉट y बराबर माइनस में 1/√3 बराबर माइनस, यदि हम माइनस को अलग रखें तो 1/√3 कॉट में जो मान होते हैं वह होते हैं कॉट π/3 के मान। कॉट 60 का मान 1/√3 के बराबर होता है। फिर से यदि हम इस माइनस को अंदर ले जाएं, क्योंकि कॉट में फिर से माइनस थीटा बराबर ही हो जाता है माइनस कॉट थीटा के, तो कॉट माइनस में π/3 हम इसे यहाँ लिख सकते हैं। अब ये जो कॉट के लिए रेंज जो होती है, रेंज ऑफ कॉट इनवर्स x, वो हमारी होती है 0 से π के बीच की वैल्यू। 0 और π वहाँ इंक्लूड नहीं होते हैं। अब ये जो वैल्यू है वो 0 से π इंटरवल में लाई नहीं कर रही है। अब इसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही निकालने के लिए हमें इस वैल्यू को चेंज करके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेकर के आना है, जिससे कि ये वैल्यू हमें सॉल्व करने पर माइनस के 1/√3 ही दे दे। अब ये जो कॉट होते हैं ये माइनस में कब होते हैं? आपने ASTC पढ़ा, ASTC। ये जो कॉट होते हैं, कॉट हमें मिलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में 10,
और कॉट, ये केवल यहाँ पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पॉजिटिव होते हैं, बाकी इन दोनों क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होते हैं। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो 0 to पाई चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इंटरवल में ये वैल्यू चाहिए। कॉट दे रखे हैं नेगेटिव, कॉट नेगेटिव कहाँ मिल रहे हैं इन दोनों क्वाड्रेंट में से, यहाँ हमें नेगेटिव मिलने वाले हैं। और इस जो क्वाड्रेंट में वैल्यू आती हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं 180 माइनस थीटा से या फिर 90 प्लस थीटा से। और हमारे लिए जो सूटेबल होता है चेंज करने के लिए वो होता है 180 के साथ चेंज करना, क्योंकि वहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करना होता है, इसलिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं 180 माइनस थीटा। तो इसीलिए इस फंक्शन को हम चेंज करके लिख सकते हैं कॉट 180 का मतलब है पाई माइनस थीटा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, पाई/3। माइनस तो हम रिप्रेजेंट करने में ले गए कि क्वाड्रेंट कौन सा हमें मिलने वाला है, तो जब भी हम थीटा की वैल्यू लेंगे, क्योंकि माइनस थीटा इसे लिखते हैं, तो थीटा की वैल्यू बिना साइन के लेंगे, पाई/3 हम इसे लिखेंगे। यदि हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेकर के 3 पाई से 1 पाई माइनस कर लेंगे तो 2 पाई/3 ऑन कंपैरिजन, क्योंकि अब ये जो वैल्यू हमें मिली है 2 पाई/3 अब वो हमारे इंटरवल से भी लाई करेगी, 0 to पाई वाले इंटरवल से भी लाई करने वाली है। ऑन कंपैरिजन वी गेट y इज इक्वल टू 2 पाई/3, जो कि हमारा होगा गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए मुख्य मान। तो इस तरीके से आप कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से लिखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ में इन्हीं के आगे इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं जिनसे आप इनका मिलान कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया है। साथ ही इससे आगे कुछ क्वेश्चंस जिनमें कई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक साथ एडिशन में या फिर हमारा सब्ट्रैक्शन में रख दिया जाता है और उनका मान हमसे पूछ लिया जाता है। सभी में प्रिंसिपल वैल्यू ही हमें निकालनी होती है, जैसे कि मान के चलिए tan इनवर्स 1, कॉस इनवर्स -(1/2) और साथ में साइन इनवर्स -(1/2) का मान हमसे वह पूछ रहे हैं कि निकाल करके बताइए इसका मान कितना होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लें और तीनों के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू हमें मिलेगी उसके आंसर्स हम यहाँ रख देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल जो इक्वेशन दे रखी है, जो भी हमें एक्सप्रेशन दे रखा है उसके लिए मान पता चल जाएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं tan इनवर्स 1 के लिए। हमने इसे मान लिया, माना tan इनवर्स 1 बराबर है y के, या फिर आप सीधे सीधे निकाल सकते हो tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई/4। अब ये जो tan पाई/4 हमने लिखा है, ये जो पाई/4 है, tan के लिए जो रेंज होती है वो होती है माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2, जहाँ ये इंक्लूड नहीं की जाती है। अब पाई/4 तो यहाँ इससे बिलोंग कर रहा होगा, और जब क्योंकि पाई/4 हमें सीधा सीधा बिलोंग करता हुआ मिल गया, तो यहाँ से जो हम रिजल्ट निकाल लेंगे कि इसके लिए जो आंसर हमें मिलने वाला है वो पाई/4 मिलने वाला है। tan और tan इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन दे देंगे हमें, यहाँ हमें मिल जाएगा पाई/4। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं कॉस इनवर्स -(1/2) का मान। तो हमें कितना मिलेगा, कॉस इनवर्स माइनस को अभी हम ऐसे का ऐसा ही रखते हैं, और 1/2 कॉस में जो मान होते हैं वह होते हैं कॉस में पाई/3 का मान बराबर। अब हम यहाँ माइनस को अंदर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि जो कॉस होते हैं वो 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। कॉस -(थीटा) का मान प्लस कॉस थीटा होता है, माइनस हम इसे अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो जो रेंज होती है कॉस इनवर्स x की वो होती है 0 से लेकर के पाई, जहाँ 0 और पाई इंक्लूड होते हैं। अब 0 से पाई के लिए मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कहाँ नेगेटिव होने वाले हैं, पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो A फॉर ऑल पॉजिटिव, S साइन, इसका मतलब है साइन और कॉस एक यहाँ पॉजिटिव होते हैं, ऑल अदर यहाँ नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ जो कॉस हैं वो हमें नेगेटिव मिल जाएंगे। अब कॉस यहाँ नेगेटिव मिल गए, और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए जो हम चेंजेस करते हैं वहाँ लिखते हैं 180 माइनस थीटा। तो इसीलिए इसको चेंज करके हम लिख लेंगे, माइनस को यहाँ से हटा देंगे और कॉस 180 मतलब पाई माइनस थीटा, और थीटा का मान यहाँ लिखा हुआ है पाई/3 के बराबर। यदि अब आप फिर से सॉल्व करके देखें, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल होते हैं माइनस के कॉस थीटा के, तो हमें फिर से वही मिल जाएगा। हमने ऐसा किया है उसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाने के लिए, क्योंकि वह पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमें नहीं मिल रहे थे, इसीलिए हमने ऐसा वहाँ किया है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, कॉस एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 2 पाई/3 हमें यहाँ मिल जाएगा, जो कि अब बिलोंग करेगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से। तो इसीलिए इसकी वैल्यू हमें मिल गई 2 पाई/3। इसी तरीके से लास्ट में एक और फंक्शन है साइन इनवर्स -(1/2), उसका मान भी हम निकाल लेते हैं। साइन
इनवर्स -1/2 का मान। साइन इनवर्स, फिर से हम माइनस को यहाँ ऐसे का ऐसा ही रखें, 1/2 का मान निकालना है। 1/2 का मतलब है साइन π/6, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2 के बराबर, बराबर साइन इनवर्स। अब माइनस को तो हम अंदर ले जा सकते हैं, साथ ही साइन की जो रेंज होती है हमारी माइनस के π/2 टू प्लस π/2 होती है, मतलब हमारा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, और साइन यहाँ हमें नेगेटिव मिलने वाले हैं। नेगेटिव पोर्शन यहाँ तो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ होते हैं नेगेटिव पोर्शन। तो नेगेटिव पोर्शन के लिए हम इसे लिख लेंगे साइन माइनस में π/6, क्योंकि यहाँ जो एक वैल्यू होती है -θ भी लाई करती है। फिर से साइन और साइन इनवर्स हटा देंगे, क्योंकि हमारी -π/6 जो है वो इस रेंज से बिलोंग करती है, तो माइनस के π/6। तीनों वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। अब हमें जो वैल्यू पूछी गई थी वो पूछी गई थी tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस में 1/2 की वैल्यू। tan इनवर्स 1 का आंसर हमें मिला π/4 के इक्वल, प्लस कॉस इनवर्स -1/2 का आंसर हमें मिला 2π/3 के इक्वल, और लास्ट वाली वैल्यू माइनस में π/6। इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। 12 इनका एलसीएम आ जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8π माइनस 6 2 जा 12, 2π इज इक्वल टू, इन्हें सॉल्व करेंगे तो 8 से 2 माइनस करेंगे 6 और 3 9π/12। 3 से ऊपर कैंसिल कर दें, 3 से नीचे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो हमें जो टोटल आंसर मिल जाता है वो मिल जाता है 3π/4। इस क्वेश्चन का एक अल्टरनेट सॉल्यूशन और है, फिलहाल तो अभी वो इस एक्सरसाइज से रिलेट नहीं करता है, लेकिन इसी चैप्टर से रिलेट करता है। उस फॉर्मूले को अभी हमने आपको बताया नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये क्वेश्चन यहाँ आया था उसका अल्टरनेट मेथड भी हम सीख लेते हैं। हमें पूछा गया है tan इनवर्स एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है ये, प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब यहाँ जो ये आइडेंटिटी है ना, वो अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x के जैसी दिखाई दे रही है। ये दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम हैं एंगल की। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है π/2। कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x की वैल्यू π/2 के इक्वल आती है। तो इसीलिए इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग tan इनवर्स -1 की वैल्यू तो जैसे हमने पीछे फाइंड आउट की थी π/4 ही आपको मिलने वाली है, और इन दोनों को हम बाई आइडेंटिटी रख लेते हैं π/2। फिर से अगर इन्हें सॉल्व कर लें एलसीएम लेकर के 4 से जाएगा 1 टाइम, ये जाएगा 2 टाइम, सॉल्व करके आ गया 3π/4। यहाँ हो गया 3π/4। तो ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है। वो मेथड इसलिए बताया गया क्योंकि अभी हमने इस आइडेंटिटी को आपको बताया नहीं है, इस मेथड को हमने इस अकॉर्डिंग बताया है प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। कुछ क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी बुक में इस तरीके के, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इसी मेथड से, जिस मेथड के क्वेश्चन अभी तक हमने यहाँ पढ़े हैं। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।